अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल मैप ऑफ एंटार्क्टिका को डिस्कस करेंगे। ये जो है वो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हमने पिछले तमाम लेक्चर्स के अंदर हमारे जितने भी सात के सात कॉन्टिनेंट हैं उनको हमने डिस्कस किया, हमने ओशंस को डिस्कस किया, हमने उसके अलावा जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उन सबको डिस्कस किया। सारी की सारी वीडियोज जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है जो लोग हमारे टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नोट्स लेना चाह रहे हैं और इसके अलावा जो है वो मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो हमने नंबर जो है वो यहाँ पे एडमिन का दिया हुआ है। आप इनसे जो है वो इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। फिजिकल मैप ऑफ एंटार्क्टिका। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंटार्क्टिका की लोकेशन क्या है। ये एक्सट्रीम सदर्न साइड पे है, यानी ये साउथ पोल के साथ है। ठीक है, ये सारे का सारा नीचे वाला जो रीजन आपको नजर आ रहा है, दिस इज एंटार्क्टिका। यहाँ पर कोई ऐसा कंट्री मौजूद नहीं है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर इस रीजन में या इस कॉन्टिनेंट के अंदर किसी एक कंट्री का जो है वो होल्ड है, ठीक है, बल्कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो रिसर्च लैब्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज की, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये वाला जो है एक्चुअल में ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट हमें मैप में तो इस तरह से नजर नहीं आता। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आप जो है वो ये एक्सट्रीम सदर्न साइड पे अंटार्कटिका से नीचे जाके इस एरिया से जाके आप इसकी अगर कोई पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, ऊपर से जाके, तो आपको अंटार्कटिका किस तरह से नजर आएगा, वो आपको ऐसे नजर आएगा। देखे ना, ये साउथ अमेरिका जो है वो एक तरफ से नजर आ रहा है, ये अफ्रीका है, इसी तरह से ये ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला सारा, ये न्यूजीलैंड वाला रीजन है, ये टेस्मेनिया आइलैंड है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, इसके इर्द गिर्द जो है वो सारे का सारा क्या है, सदरन ओशन है। ये सारे का सारा क्या है, दिस इज सदरन ओशन। और इसमें क्या क्या है ये देखते हैं। 6 मंथ डेज एंड 6 मंथ नाइट, 6 महीने यहाँ पे दिन होते हैं, 6 महीने रात होती है। लैंड मास कवर्ड विद थिक आइस। ठीक है, ये जो ऐसा लैंड मास है जहां पर थिक आइस होती है। ठीक है, यहाँ पे आइस जो है वो काफी ज्यादा है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइस है, बल्कि यहाँ पर नीचे आइस के नीचे लैंड मास भी मौजूद है। ठीक है, अगर नॉर्दर्न साइड पे देखें, ठीक है, अगर आर्कटिक ओशन वाली साइड पे देखें, तो वहां पे लैंड मास मौजूद नहीं है। ठीक है, ऊपर आर्कटिक ओशन एक्सट्रीम नॉर्दर्न साइड पे, तो उसके नीचे वो सिर्फ जो है वो फ्रोजन ओशन है। वहां पर किसी किस्म का लैंड मास मौजूद। इफ ऑल द आइस मेल्ट, सी लेवल वुड राइज अबाउट 70 मीटर। ठीक है, अगर यहाँ पे मौजूद सारी की सारी बर्फ पिघल जाती है, तो सी लेवल जो है वो 70 मीटर यानी कि 230 फुट जो है वो ऊपर चला जाएगा। आप इसे अंदाजा लगा लें, ये पूरी दुनिया के अंदर ये होगा। ठीक है, सी लेवल जो है वो 70 मीटर या फिर 230 फीट तक ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के जो साहिली इलाके हैं या साहिली शहर हैं वो इसकी लपेट में आ जाएंगे। उसके बाद एंटार्क्टिक ट्रीटी 1959, ये क्या है, 54 कंट्रीज ने साइन किया। ठीक है, असल में हुआ ये कि जब एंटार्क्टिका को जो है वो दरियाफ्त किया गया, तो उसके बाद तमाम कंट्रीज ने कोशिश की, खास तौर पे जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जैसे रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, कि यहाँ पे आके अपना होल्ड करे। ठीक है, और कुछ कंट्रीज ने जो है वो यहाँ पर अपने वेपन्स और अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह को भी टेस्ट करने की कोशिश की। तो उसकी उसके लिए जो है वो जो साइंटिस्ट है वो बड़े कंसर्न थे कि इस एरिया के अंदर जो है वो जितनी बर्फ मौजूद है, ठीक है, और जितने जो है वो ग्लेशियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, अगर ये सारे के सारे मेल्ट हो जाते हैं तो दुनिया जो है उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं होगी, कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ साइंटिफिक स्टडी के लिए और रिसर्च के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और 54 कंट्रीज ने इनिशियली जो है वो इसके ऊपर साइन कर दिए। उसके बाद रिसर्च सेंटर जो है वो 40 कंट्रीज के जो है वो यहाँ पर अभी तक इस्टेब्लिश हैं, जिसमें पाकिस्तान के रिसर्च सेंटर भी शामिल हैं, जो कि हमने 1990s में यहाँ पर इस्टेब्लिश किए थे। इट इज कवर्ड बाय सदर्न ओशन फ्रॉम ऑल साइड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी सारी साइड्स के ऊपर जो है वो कौन सा ओशन है, दिस इज कवर्ड बाय सदर्न ओशन। साउथ पोल लाइज एट द सेंटर ऑफ एंटार्क्टिका। ये जो है दिस इज साउथ पोल। ठीक है, ये जो पॉइंट है, और इसी तरह से ऊपर वाली साइड पे जो है वो नॉर्थ पोल है, वो भी इसी तरह का एक पॉइंट है। सी कहाँ कौन कौन से हैं, बिल्कुल जी, यहाँ पर सी भी मौजूद है। तो एंटार्क्टिका इज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंटार्क्टिका, ठीक है, ये वाला देखिए। अब ये दरमियान में जो है वो यहाँ पर ये एक रेंज है, यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है गालबन, इसको कहते हैं ट्रांस एंटार्क्टिक रेंज है गालबन। अच्छा, यहाँ पर इसकी जो ईस्टर्न साइड है इसको ईस्ट एंटार्क्टिका भी कहा जाता है। ठीक है, ये चूंकि ये बड़ा पोर्शन है तो इसको ग्रेटर एंटार्क्टिका भी कहा जाता है। ठीक है, और ये इसकी वेस्टर्न साइड है, और ये चूंकि छोटा पोर्शन है इसलिए इसको लेसर एंटार्क्टिका भी कहा जाता है। ठीक है, ईस्ट एंटार्क्टिका जो है वो ग्रेटर एंटार्क्टिका और वेस्टर्न जो है वो लेसर एंटार्क्टिका है। एंटार्क्टिका इज सराउंडेड बाय फॉलोइंग सी। कौन कौन से सी है जी, अब यहाँ पे आपको वेडल सी नजर आएगा, ये ऊपर नॉर्दर्न साइड पे। उसके बाद आपको रोज सी नजर आएगा, ये है रोज सी। आपको कॉपरेशन सी नजर आएगा,
ठीक है, हियर इज कॉपरेशन सी। देन आपको जो है वो सोमोफ सी नजर आएगा एक्सट्रीम सदर्न साइड पे। देन आपको यहाँ पे मौसन सी नजर आएगा, ठीक है, और डेविस सी नजर आएगा। तो ये सारे के सारे जो सी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये डेविस सी जो है वो ईस्टर्न साइड पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो है वो सी मौजूद है। ये मार्जिनल सी हैं, यानी है तो ये सारे का सारा सदर्न ओशन, और उसके जो है वो ये मार्जिनल सी हैं। मार्जिनल सी क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आइस शेल्फ्स क्या होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आइस शेल्फ होती क्या है। ले जी, आइस शेल्फ क्या है। आइस शेल्फ को समझने के लिए जो है वो आपको ग्लेशियर, आइसबर्ग और आइस शेल्फ का जो डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइस शेल्फ क्या होती है कि किसी भी लैंड मास के साथ, ठीक है, ये इस तरह की जो है वो फ्रोजन फॉर्म में जो आइस मौजूद है, ठीक है, लेकिन उसकी बेस पे जो है वो ओशन है, उसके नीचे क्या है, ओशन है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको आइस शेल्फ कहते हैं। अब आप कुछ सोच रहे होंगे कि ग्लेशियर क्या है। ग्लेशियर जो है वो पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ होती है, इसके नीचे जो है वो पहाड़ होता है या लैंड मास होता है, ठीक है। इसको ग्लेशियर कहा जाता है, यानी लैंड बेस्ड होता है। ग्लेशियर जो है वो लैंड बेस्ड होता है, और आइस शेल्फ जो होती है वो वाटर बेस्ड होती है, यानी उसके नीचे क्या होता है, वाटर होता है। ये सिर्फ इनके दरमियान में बेसिक डिफरेंस है, बाकी इसके अलावा इसमें कोई फर्क नहीं है। और उसके अलावा इनका अगर कोई टुकड़ा टूट कर ओशन में आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड आइसबर्ग। बिल्कुल उसी तरह से आइसबर्ग, जैसा कि एक आइसबर्ग जो है वो टाइटैनिक के साथ टकराया था। तो उम्मीद है कि आपको ग्लेशियर, आइस शेल्फ और आइसबर्ग का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब दोबारा चलते हैं हम उसी वाली स्लाइड पे, और वहां पे हम देखते हैं कि हमने क्या क्या फर्दर आगे यहाँ पर डिस्कवर करना है। लेकिन जी, आइस शेल्फ क्या है। रॉन फिल्कनर आइस शेल्फ है यहाँ पर, और रोज आइस शेल्फ है। ये रोज आइस शेल्फ आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये आपको ऊपर जो है वो रॉन फिल्कनर जो है वो नजर आ रही है। ये लार्जेस्ट आइस शेल्फ ऑफ एंटार्क्टिका है, ठीक है, लार्जेस्ट है ये। उसके अलावा एम्ब्रे आइस शेल्फ है यहाँ पर, ये एम्ब्रे है, ये देखें, ये आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है। देन फिम्बल आइस शेल्फ है, ये ऊपर आपको इंडिगो कलर में फिम्बल आइस शेल्फ नजर आ रही है। वेस्ट आइस शेल्फ है, ये ईस्टर्न साइड पे आपको नजर आ रही है। उसके बाद राइजर लार्सन है, ये ऊपर नॉर्दर्न साइड। और उसके बाद आपको शेकलटन आइस शेल्फ जो है वो भी नजर आएगी। तो ये जो है वो यहाँ पर शेकलटन भी जो है वो नीचे, ये आपको वेस्ट के नीचे जो है वो आपको शेकलटन ब्राउन कलर में नजर आ रही है। तो ये वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पर आइस शेल्फ्स मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एंटार्क्टिक पेनिनसुला। एंटार्क्टिक पेनिनसुला कहाँ पे है ये, अगर आप गौर करें तो ये पेनिनसुला जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ठीक है। नॉर्थ और वेस्टर्न, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में यहाँ पर जो है वो एंटार्क्टिक पेनिनसुला मौजूद है। माउंटेन रेंजेस भी हैं यहाँ पर। ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन, ये मैंने आपको बताया था कि सेंटर में जो है वो ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन है, ये वाली, ओके। एंटार्क्टिका को दो हिस्सों में तकसीम करती है, ईस्ट और वेस्ट एंटार्क्टिका, या फिर ग्रेटर एंटार्क्टिका और लेसर एंटार्क्टिका। डिवाइड एंटार्क्टिका इंटू टू पार्ट्स, नेमली East Antarctica and West Antarctica. Melting of ice is observed mainly in Western Antarctica. बच्चों, Western Antarctica जो है वो यहाँ पर melting of ice जो है वो observe की गई है, ठीक है। और यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ जो है वो आइस मेल्ट हो रही है। और अगर यहाँ पे सारी की सारी आइस मेल्ट हो जाती है तो फिर जो है वो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ही खतरनाक होंगे। अगर किसी को नहीं पता तो जो है वो आप इंडोनेशिया वगैरह के जो रीजन्स हैं वहाँ पे देख लें कि वहाँ पे सुमात्रा, जावा वाले जो उनके आइलैंड्स हैं, वहाँ पे जो सी लेवल है वो इतना ऊंचा चला गया है कि वहाँ पे आम दिनों में भी जो है वो सैलाबी कैफियत हो जाती है, यानी समंदर का पानी जो है वो लोगों के घरों में घुस गया, ये सूरत हाल है वहाँ पर। तो इसी वजह से जो है पूरी दुनिया के अंदर कार्बन एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, उसको बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। माउंट विंसन मैसिफ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। माउंट विंसन जो है वो यहाँ पर, ये देखें, ये मौजूद है, और दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। ये 4897 मीटर है, इसकी हाइट क्या है जी, 4897 मीटर। इसके बाद है जी लार्जेस्ट लेक ऑफ एंटार्क्टिका कौन सी है जी, लेक वोस्टोक है, ये वाली, नेम्ड ऑन द वॉरशिप ऑफ रशिया, ठीक है। ये रशिया का एक वॉरशिप था। वॉरशिप भी क्या था, वो एक एक्सपीडिशन जो यहाँ पर आई थी रशिया की तरफ से, जिसने सबसे पहले आके इसको डिस्कवर किया था। अमेरिका और रशिया की तरफ से मुकाबला चल रहा था, ठीक है। तो उनके भी शिप्स आ रहे थे, उनके भी शिप्स आ रहे थे। तो यहाँ पे जो शिप आया था रशिया की तरफ से उसका नाम था वोस्टोक। तो रिसर्च सेंटर ऑफ रशिया इज आल्सो लोकेटेड इन दिस एरिया। इसी एरिया के अंदर जो है वो इनका एक रिसर्च सेंटर भी मौजूद है। सेम कंडीशंस लाइक यूरोपा। अच्छा, यहाँ पर ये जो एंटार्क्टिका है इसकी कंडीशंस किससे मिलती हैं, ये यूरोपा से मिलती हैं। यूरोपा क्या है, ये मून है जुपिटर का, जुपिटर का मून है जी यूरोपा। और यहाँ पे के अंदर, यहाँ पे भी एग्जैक्टली उसी तरह की कंडीशंस हैं जैसी कि एंटार्क्टिका के ऊपर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है जी, यहाँ पर क्या, यहाँ रिवर्स मौजूद है, यस, यहाँ पर रिवर्स मौजूद है। रिवर ऑनेक्स इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एंटार्क्टिका। ये रिवर ऑनेक्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन आपको याद होगा यहाँ से मौजूद थी, ठीक है। ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन यहाँ से ये निकलता है। लोकेटेड बिटवीन रोज आइस शेल्फ एंड ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन। ये रोज आइस शेल्फ है यहाँ पर, ठीक है।
और ये ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन है, इनके दरमियान में जो है ये बहता है। लेकिन जी यहाँ पर वॉल्केनो भी मौजूद है। तो माउंट सिडले इज द हाईएस्ट वॉल्केनो ऑफ एंटार्क्टिका। माउंट सिडले, ठीक है, ये माउंट सिडले है यहाँ पर इधर। और इट इज नॉट एन एक्टिव वॉल्केनो, इट इज डोरमेंट। लेकिन ये एक्टिव नहीं है बल्कि डोरमेंट है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो भी मौजूद है। माउंट एरिबस इज द सेकंड हाईएस्ट वॉल्केनो ऑफ एंटार्क्टिका। माउंट एरिबस ये है यहाँ पर, ये सेकंड हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। इट इज द एक्टिव वॉल्केनो, इट मे बी कॉल्ड एज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो लाइज इन द सदर्न मोस्ट में, या फिर एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के अंदर ये देखा जाए तो वाहिद एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? माउंट एरिबस ही है। तो आप हैरान हो रहे होंगे कि इतने ज्यादा ठंडे एरिया के अंदर भी जो है वो वॉल्केनो मौजूद है। देन इसके बाद आ जाता है जी लैम्बर्ट ग्लेशियर। लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड है लैम्बर्ट ग्लेशियर। ये कहाँ पे है? ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आइस शेल्फ में और ग्लेशियर में क्या फर्क है। ग्लेशियर जो है वो लैंड बेस्ड होता है, उसके नीचे जो है वो लैंड मास या फिर कोई माउंटेन वगैरह मौजूद होती है, और जबकि आइस शेल्फ जो है उसके नीचे वाटर होता है, ठीक है, उसके उसकी लैंड बेस नहीं होती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये डिफरेंस। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंटार्क्टिका के बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट कॉन्टिनेंट। आइस की वजह से जो है इसको क्या कहा जाता है? व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अच्छा, एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसको डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, वो कौन सा है और उसको क्यों कहा जाता है? ये जरा आप जवाब मुझे बताएं। फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो फिफ्थ लार्जेस्ट है, और पॉपुलेशन वाइज जो है वो सबसे आखिरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन है। उसके बाद है जी लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहा? -89.2 डिग्री सेल्सियस। और हाईएस्ट एवर टेम्परेचर यहाँ पे -12.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। पाकिस्तानी रिसर्च सेंटर यहाँ पे कौन कौन से हैं जी? इकबाल ऑब्जर्वेटरी सबसे पहले 1991 में बनाया गया। जिनार रिसर्च सेंटर 1991 में बनाया गया, और जिनार रिसर्च सेंटर 2 जो है वो 1992 में बनाया गया। यानी कि मेनली 1991 और 1992 के अंदर जो है वो यहाँ पर 3 रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। और उनके नाम मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। लैम्बर्ट ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। अगर पोलर रीजन को शामिल कर लिया जाए तो लैम्बर्ट ग्लेशियर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। टोटल नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड 1,98,000 से लेकर 2 लाख तक जो है वो ग्लेशियर्स पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। 98% ऑफ द एरिया कवर्ड विद आइस। अगर इस कॉन्टिनेंट के अंदर देखा जाए तो 98% इसका हिस्सा जो है वो आइस से ढका हुआ है। ओजोन होल जो है वो भी 1985 के अंदर ऑब्जर्व किया गया, वो भी एंटार्क्टिका के ऊपर ही है। तो इसकी वजह हरगिज ये नहीं है कि यहाँ पर कोई जो है वो इस तरह की एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से कोई ग्रीन हाउस गैसेज हैं या कोई और है। यहाँ का एनवायरनमेंट ही इस तरह का कि यहाँ पर जो है वो ओजोन लेयर के अंदर एक सुराख मौजूद है, जो कि मौसम के हिसाब से तब्दील होता रहता है। गर्मियों में जो है वो उसकी जो थिकनेस है वो कुछ और होती है, सर्दियों में कुछ और होती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर मौजूद है। वो स्टोक इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ एंटार्क्टिका, ठीक है। वो स्टोक जो है वो क्या है? इज द नेम ऑफ द रिसर्च सेंटर ऑफ रशिया एंड एंटार्क्टिका। यहाँ पर लेक भी है, लार्जेस्ट लेक ऑफ एंटार्क्टिका, वो भी वो स्टोक है। और यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर है रशिया का, उसका नाम भी वो स्टोक है। वो स्टोक इज द नेम ऑफ द शिप यूज्ड बाय रशियन एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन इन 1820। 1820 के अंदर 1820 में जो एक्सपीडिशन यहाँ पर आई थी जिसने इसको दरियाफ्त किया था, ठीक है, और यहाँ पे आके जो है वो अपना पहला स्टेशन बनाया था, उसका नाम भी वो स्टोक था, ठीक है। उस शिप का नाम क्या था जी? वो स्टोक था। लेकिन दिस इज ऑल अबाउट अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो सारे का सारे जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, और उम्मीद है कि आपको इससे फायदा हुआ होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाह रहे हैं, मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन क्लासेस जो है उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, इस पे आप एडमिन से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और अपना फीडबैक जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।